सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे सोनापुर गांव में बह रही थी। गांव के बीचों बीच बने प्राथमिक विद्यालय के आंगन में बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल की घंटी की टन टन मिलकर एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रहे थे। ये गांव का इकलौता प्राथमिक विद्यालय था जहां पूरे गांव के बच्चे अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करते थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। बच्चों आ जाओ, प्रार्थना का समय हो चुका है। मैदान में खड़े कुछ बच्चे फौरन पंक्ति में आ गए तो कुछ आखिरी में दौड़ते हुए अपनी जगह लेने लगे। मैडम, चलिए, प्रार्थना के लिए सारे बच्चे आ चुके हैं। चलो, आती हूँ। आंगन में अब अनुशासन का दृश्य था। एक तरफ सारे लड़के कतार में खड़े थे, दूसरी तरफ लड़कियां। बीच में शिक्षिका खड़ी होकर सब पर निगाह रख रही थी। सुनीता मैम ने चारों ओर देखा और बोली, कल कौन कौन बच्चे प्रार्थना में नहीं आए थे, कोई बताओगे? और अभी कौन कौन नहीं आया है, कोई बताओगे? लेकिन कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोला। उनके चेहरे पर हल्की संकोच और चुप्पी थी। मैम समझ गईं कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। किसको आती है भारत मेरा देश है गीत? कौन गाएगा? मैम मुझे आती है, मैं गाऊंगी। ठीक है बेटा, आओ और अच्छे से गाओ। भारत मेरा देश है, सारे भारतवासी मेरे भाई बहन है। मुझे अपने देश से प्यार है, इसका मैं सदा सम्मान करूंगा। इसके समृद्ध और विविध संस्कृति के विरासत को अपनाऊंगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी बुजुर्गों का आदर करूंगा और सबके साथ सौजन्य से व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश और इसके लोगों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। गीत के खत्म होते ही पूरे आंगन में तालियों की आवाज गूंज उठी। मैम ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अब जनगण मन कौन गाएगा? आशीष तुम आ जाओ और अच्छे से जनगण मन गाओ। जी मैम, अभी आया। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। राष्ट्रगान समाप्त हुआ तो बच्चों ने फिर तालियों से स्वागत किया। आंगन में एक पल के लिए शांति और गर्व का भाव छा गया। मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बच्चों, अपने अपने क्लास में जाओ। क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। सभी बच्चे कतार से अनुशासन पूर्वक निकले और अपने अपने कमरों की ओर चल पड़े। सारे शिक्षक उस समय विद्यालय के कार्यालय में बैठे हुए थे। सुनीता मैम, जो इस स्कूल की प्रधानाचार्या थीं, अपने डेस्क पर बैठी कुछ कागज देख रही थीं। तभी पूनम मैम, जो 5वीं कक्षा की हिंदी अध्यापिका थी, उठी और बोली, ठीक है मैम, अब मैं क्लास में जा रही हूँ। अभी मेरी 5वीं कक्षा में हिंदी की क्लास है। सुनीता मैम ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर इशारा किया। इसके बाद बाकी शिक्षक भी धीरे धीरे अपने अपने कक्षाओं की ओर निकल गए। कक्षा में पहुंचते ही वहां बैठे सारे बच्चे तुरंत खड़े हो गए। एक साथ सभी बच्चों ने ऊंची आवाज में कहा,
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? जी मैम, हम ठीक हैं। ठीक है बच्चों, अपना अपना होमवर्क निकालो। सभी बच्चे अपनी किताब खोलकर तैयार बैठे थे। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्या दिया था याद करने के लिए? कक्षा के बीचों बीच बैठी एक लड़की खड़ी हुई और बोली, मैम आपने एक कविता याद करने के लिए दिया था। अच्छा बच्चों, कौन सी कविता थी? आलू का पराठा। अच्छा, तो कौन कौन याद करके लाया है इस कविता को? कक्षा में लगभग सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए, बस कुछ बच्चों को छोड़कर। मैम ने इधर उधर देखा और बोली, तुम सुनाओ सोनी, याद है ना? जी मैम, याद है मुझे। ठीक है, सुनाओ। देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर भी ले जाएंगे, कहे लोमड़ी ना ये घर पर ना ले जाना, इतनी सीख ना पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। सोनी ने पूरी कविता साफ और मीठी आवाज में सुनाई। कक्षा के सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। कविता पूरी होते ही पूनम मैम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब कौन सुनाएगा? ललिता, तुम सुनाओ। ललिता धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हल्का डर और घबराहट थी। वह धीमे स्वर में बोली, मैम मुझे याद नहीं है। क्यों? तुम्हें याद क्यों नहीं है? क्या तुमने कल रात पढ़ाई नहीं की? नहीं मैम, मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। ललिता बेटा, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? अगर तुम अपना होमवर्क ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगी? मैम अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक भयानक आवाज के साथ छत का पंखा हिलता हुआ नीचे गिर पड़ा। सब कुछ एक ही पल में हुआ। पंखा सीधे ललिता के ऊपर आ गिरा। पंखे की टक्कर लगते ही ललिता जमीन पर गिर गई। उसकी देह बिल्कुल स्थिर हो गई थी। कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। बच्चों की आंखें डर से फैल गईं। पूनम मैम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर तुरंत आवाज लगाई, कोई सुनीता मैम को बुलाओ। कुछ ही देर में सुनीता मैम और बाकी सारे शिक्षक वहां पहुंच गए। सबके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। सुनीता मैम और 2 शिक्षक मिलकर ललिता को उठाकर बाहर ले गए और स्कूल के बरामदे में एक बेंच पर लेटा दिया। ललिता की सांसें रुक चुकी थीं। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। तुरंत ही ललिता के माता पिता को खबर दी गई। कुछ ही समय में वे दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने अपनी बेटी के निर्जीव शरीर को गोद में उठा लिया और घर के ओर चल पड़े। गांव के लोग ललिता के पिता से पूछ रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? लेकिन वे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें घेरे खड़े रहे, लेकिन चारों तरफ बस यही सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो गया? घर के एक कोने में ललिता की माँ चुपचाप बैठी थी। आंखें सूज चुकी थीं। पास ही ललिता के पिता जमीन पर चुपचाप बैठे थे। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग और मर्द ललिता के पिता के पास आकर बैठ गए। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा, भाई साहब, ये सब कैसे हुआ? ललिता के पिता ने भारी मन से टूटी हुई आवाज में सारी घटना बता दी। कैसे ललिता स्कूल में कविता सुनाने के लिए खड़ी हुई थी और अचानक पंखा गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आपने स्कूल की प्रिंसिपल को कुछ नहीं बोला? नहीं, उसमें प्रिंसिपल की क्या गलती? ये तो हादसा था। नहीं, ये हादसा नहीं, लापरवाही है। अगर वो पंखे को समय समय पर चेक करवाती, मरम्मत कराती तो ये कभी नहीं होता।
बच्चों की सुरक्षा स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लालिता की मौत सीधी सीधी प्रिंसिपल की लापरवाही से हुई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें प्रिंसिपल को सजा दिलानी होगी। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और मासूम के साथ भी यही हो सकता है। ये सिर्फ लालिता की बात नहीं है, पूरे गांव के बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल सही कहा। कल सुबह हम सब मिलकर स्कूल चलेंगे और वहां जाकर इस मामले का हिसाब लेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। चारों तरफ से हाँ बिल्कुल की आवाजें आने लगीं। उस रात गांव के लोग देर तक वहीं बैठे रहे, योजना बनाते रहे। तय हो गया कि सुबह पूरे गांव के मर्द और औरतें स्कूल जाएंगे और प्रिंसिपल से जवाब मांगेंगे। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी तक स्कूल में एक भी बच्चा नहीं पहुंचा था। सरकारी स्कूल के बरामदे में सारे शिक्षक कुर्सियों पर बैठे हुए थे, बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक एक शिक्षक की नजर दूर पड़ी। उसने देखा कि गांव के सारे लोग एक साथ झुंड बनाकर स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। वह घबराकर तुरंत बोला, सुनीता मैम, देखिए सारे गांव वाले स्कूल की ओर आ रहे हैं। बाकी शिक्षक भी चौंक गए। कुछ ही पलों में भीड़ स्कूल के गेट पर पहुंच गई। भीड़ के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। डर के मारे ज्यादातर शिक्षक तुरंत अपनी जगह से उठे और भाग निकले, लेकिन सुनीता मैडम और पूनम मैडम वहीं खड़ी रहीं। मारो इन मैडम को। आज लालिता को मार डाला, कल किसी और बच्चे को मार देंगी। मारना तो बहुत छोटी सजा है। जैसे हमारी गांव की बेटी मारी गई, वैसे ही इस प्रिंसिपल को भी मार डालो। गांव वाले बेकाबू से लग रहे थे। उन्होंने सुनीता और पूनम मैडम को एक पल के लिए भी सफाई देने का मौका नहीं दिया। भीड़ में से कुछ औरतें आगे बढ़ीं और दोनों मैडम को पकड़कर उसी कमरे में बंद कर दिया जिसमें लालिता की मौत हुई थी। जब दरवाजा बंद किया जा रहा था, तभी सुनीता मैडम ने ऊंची आवाज में कहा, आज तुम गांव वालों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुमने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज शुक्रवार है, आज तो स्कूल में कोई क्लास नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में हर शुक्रवार को इस स्कूल में क्लास होगी और गांव का हर बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा। क्या इसका बकवास सुनना है? चलो सब लोग इन दोनों को यहीं छोड़ दो और यहीं मरने दो। भीड़ धीरे धीरे वहां से हटने लगी। जाते जाते भी उनके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। कमरे में बंद सुनीता और पूनम मैडम के लिए वह दिन डर, बेबसी और सवालों से भरा हुआ था। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। स्कूल सुनसान पड़ा था। एक रात गांव का एक आदमी सुखदेव अपने किसी काम से स्कूल के बगल से होकर जा रहा था। आधी रात का सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज आई, गांव के सारे बच्चे आने वाले शुक्रवार को स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा। ये आवाज जैसे हवा को चीरकर उसके कानों में गूंज उठी, जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास आकर धीरे धीरे कहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। डर के मारे सुखदेव के पसीने छूट गए। उसने बिना एक पल घमाए दौड़ते हुए गांव की तरफ भागा। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन शुक्रवार अब करीब आ चुका था। फिर आई वो रात जिसके बारे में गांव के किसी भी आदमी को अंदाजा तक नहीं था। ये थी 15 अगस्त की रात और उस साल 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ा था। घड़ी ने जैसे ही रात के 12 बजाए, गांव के हर घर में एक अजीब सा माहौल बनने लगा। बिना किसी आहट के गांव के सारे बच्चे अपने अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए।
बच्चों की आंखें पूरी तरह लाल थीं, मानो उनमें खून भर आया हो। वे बिना इधर उधर देखे सीधे स्कूल की ओर बढ़ने लगे। पूरे गांव में उस समय सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आ जाओ, हम सब मिलकर 15 अगस्त को झंडे फहराएंगे और मिलकर बूंदी खाएंगे। आ जाओ बच्चों। ये आवाज न तेज थी न धीमी, लेकिन इतनी साफ थी कि हर बच्चा उसे सुन रहा था, मानो वो आवाज सीधे उनके दिमाग में उतर रही हो। धीरे धीरे बच्चों का झुंड स्कूल के गेट तक पहुंच गया। अंदर का नजारा किसी मेले जैसा था, लेकिन अजीब और डरावना। पूरा स्कूल जादू से सजाया गया था। दीवारों पर रंग बिरंगे फूलों की लड़ी, क्लासरूम के बीच में एक मेज पर ढेर सारी बूंदी रखी थी और ठीक सामने झंडा फहराने की तैयारी की गई थी। अचानक अंधेरे के एक कोने से 2 परछाइयां बाहर आईं, सुनीता मैडम और पूनम मैडम। लेकिन अब वे इंसान नहीं थीं। उनकी आंखें गहरी बाल बिखरे हुए और होठों से नुकीले दांत झलक रहे थे। वे पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थीं। वे बच्चों के सामने आकर ठहर गईं। एक ने झंडा पकड़ा और दूसरी ने रस्सी खींची। झंडा फहराया गया, लेकिन उसमें से तिरंगे की खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी। जैसे ही झंडा फहराया गया, एक चुड़ैल ने ठंडी आवाज में कहा, खाओ बच्चों, मीठे मीठे रसीले बूंदी खाओ। बूंदी मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ और मिला हुआ था। शायद वही जादू जिसने बच्चों को अपने वश में किया था। कुछ ही देर में जैसे ही बच्चों के मुंह में आखिरी कौर गया, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। एक एक कर सारे बच्चे जमीन पर गिर पड़े। अब सो जाओ बच्चों, मीठे मीठे बूंदी खाकर। कल तुम्हारी क्लास होगी, अभी तो रात बाकी है। सुबह का समय था। गलियों में लोग एक दूसरे के घरों की ओर दौड़ रहे थे और हर तरफ से घबराहट और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अरे, मेरे बच्चे को कहीं देखा क्या? नहीं, हमारे भी दोनों सुबह से नहीं दिख रहे हैं। कहाँ चले गए? हर घर में सब माँ रो रही थी। पिता परेशान होकर आसपास के खेत, पोखर और पगडंडियां छान रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि किसी को भी अपने बच्चे का सुराग नहीं मिल रहा था। तभी एक आदमी जो गांव के छोर पर स्कूल के पास रहता था, हांफते हांफते वहां पहुंचा। अरे, मैं स्कूल की तरफ गया था। वहां तो सारे बच्चे पड़े हैं। हाँ, स्कूल के बरामदे में। लेकिन सब बेहोश हैं। ये सुनते ही गांव के लोग बिना देर किए स्कूल की तरफ भाग पड़े। औरतें, मर्द, बुजुर्ग सब दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्कूल के गेट से अंदर जाने की कोशिश की, तभी अचानक चटाक खा एक तेज बिजली का झटका सबके शरीर में दौड़ गया। लोग पीछे की ओर गिर पड़े। ये स्कूल की मेम का काम है। अब वो किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ेगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर कैसे जाए। गेट के पास जाते ही बिजली का झटका फिर से लग जाता था। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। इसी बीच एक आदमी बोला, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए, वही बताएगा कि ये बच्चों को कैसे छुड़ाया जाए। सबने तुरंत सहमति जताई और गांव के पास के कस्बे में रहने वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाने के लिए आदमी भेजा गया। कुछ ही समय में वह तांत्रिक आ पहुंचा। तांत्रिक ने आते ही कुछ मंत्र बुदबुदाने शुरू किए। उसकी निगाहें स्कूल के दरवाजे पर टिक गईं। कुछ देर ध्यान करने के बाद उसने कहा, यहाँ 2 आत्माएं हैं और अब ये चुड़ैल बन चुकी हैं। इन्होंने ही तुम्हारे बच्चों को अंदर ले जाकर बांध रखा है। गांव वाले सन्न रह गए। तांत्रिक ने आगे पूछा,
क्या कभी इस स्कूल में कुछ हुआ था? क्या तुम लोगों ने इनके साथ कुछ किया था? लोग चुप हो गए। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ठीक है, मैं इनको बुलाऊंगा, एक हवन करूंगा जिससे ये मजबूर होकर सामने आ जाएंगी, तभी बच्चों को छुड़ाया जा सकेगा। हवन की तैयारी शुरू हुई। गांव के लोग लकड़ी, घी, कपूर और सूखे नारियल लेकर आए। स्कूल के मैदान के ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया। शाम होने से पहले ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। ओम क्लीं कालिका देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अचानक हवन कुंड की आग भभक कर ऊंची हो गई और उसके बीच से धुएं के साथ दो आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगी। लंबी बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर क्रोध से भरी शिकने। तुम्हें क्या चाहिए? क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो तुम इस गांव से? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे ऊपर जो छोटा आरोप लगाकर हमें मारा गया, उसका इंसाफ चाहिए। किस तरह के आरोप? हम इस स्कूल की शिक्षिकाएं थी। हमें गांव के हर बच्चों से उतना ही प्यार था जितना हमें अपने बच्चों से था। स्कूल में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हम अपनी तनख्वाह से स्कूल की मरम्मत करवाती थी ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ। क्लास में एक पंखा गिर गया और एक बच्चा घायल हो गया। यह एक दुर्घटना थी, लेकिन गांव के लोगों ने हमें दोषी ठहरा दिया। बिना हमारी बात सुने, बिना हमें सफाई का मौका दिए, उन्होंने हमें एक कमरा में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इतना दर्दनाक मौत दी कि हमारी आत्माएं आज तक कराह रही हैं। जब तक इन लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक इनके बच्चे इन्हें नहीं मिलेंगे। हमसे गलती हो गई थी। हमने गुस्से और अफवाह में आकर तुम्हें सजा दी। हमें माफ कर दो। एक एक करके सब गांव वाले आगे आए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात सुने बिना फैसला किया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, हम तुम गांव वालों को माफ करते हैं। फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, अचानक बिजली के झटके वाली अदृश्य दीवार गायब हो गई। गांव वाले दौड़ते हुए अपने बच्चों तक पहुंचे। चुड़ैलों ने तांत्रिक से कहा, अब से ये बच्चे सुरक्षित है। ये स्कूल फिर से खुलेगा और कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहकर दोनों आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। स्कूल के आंगन में तिरंगा लहराया गया। गांव के सारे लोग वहां मौजूद थे। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, मर्द, सबके चेहरों पर राहत और खुशी थी। झंडा फहराने के बाद सबने मिलकर बूंदी का प्रसाद खाया। बच्चों के चेहरे पर मासूम हंसी लौट आई थी और अगले दिन से जैसे कुछ हुआ ही न हो, बच्चे अपनी तय समय पर स्कूल जाने लगे। गांव ने उस दिन के बाद एक सबक सीखा, बिना सुने, बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना सबसे बड़ा अपराध है।